वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं नैनीताल की ओर। हमारे साथ नैनीताल से संजीव आर्य जी वर्तमान में विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक हैं। युवा टीम के साथ लगातार प्रयासरत रहते हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच में लगातार सक्रिय रहे हैं और जो कार्य इन्होंने किए उसे लेकर चारों ओर तारीफ भी हो रही है। तो युवा टीम है इनकी और बहुत ही अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद आपका। जी संजीव जी, क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, हर आदमी जानना चाह रहा है कि वर्तमान में धरातल पर क्या स्थिति है। खासकर उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सारे लोगों की नज़रें उत्तराखंड में रहती है क्योंकि धार्मिक स्थल बहुत ज़्यादा हैं और हर किसी का एक जुड़ाव उत्तराखंड से है। तो ऐसे में नैनीताल की अगर हम बात करें, वहाँ पर क्या स्थिति अभी कोरोना को लेकर आपको लगती है? देखिए, हम सब ने अभी कोविड पैंडेमिक को बहुत नजदीक से देखा है और लगभग हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना इष्ट मित्र, किसी ने अपना साथी सहयोगी खोया है। और पिछले 2 महीने में सरकार के स्तर पर जितनी भी हमारी तैयारियां होनी चाहिए थी धरातल पर, उनके लिए बहुत गंभीरतापूर्वक सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। हमारे जितने भी सीएससी सेंटर्स हों, चाहे पीएससी सेंटर्स हैं, चाहे हमारे मेन हॉस्पिटल्स हैं, हमने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स से लेकर जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर्स से लेकर और जो भी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स कोविड केयर के लिए हमको आवश्यक थी, हमने उसके लिए अपने को पूरी तरीके से तैयार किया। इसके साथ साथ डीआरडीओ के माध्यम से हमारा डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल हमने हल्द्वानी के अंतर्गत 500 बेड का तैयार किया है। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि नैनीताल के भौगोलिक परिस्थितियों में पर्वतीय क्षेत्रों में वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती भी थी और आज नैनीताल में लगभग 45 साल से ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो हमने 65% लोगों को वैक्सीनेट किया है और 18 से 45 वर्ग के लिए भी वर्तमान में हमारी लगातार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिदिन हम वैक्सीनेशन से करा सकें। और इस दिशा में गांवों में दिक्कत थी तो हमने मोबाइल वैन्स के माध्यम से हमारी मोबाइल टीम्स गांव-गांव मूव कर रही हैं। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए हम लगातार, आज भी मेरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक ब्लॉक में टीम गई हुई है। अभी मैंने रेगुलर मॉनिटरिंग भी करी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कल हल्द्वानी आए थे तो हम 3rd वेव के लिए भी हम अभी से अपने को तैयार कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम सबको विदित है कि जो अगली वेव आनी है, इस वेव में सबसे ज्यादा जो खतरे की जद में आने की संभावना बताई जा रही है वो 18 साल से नीचे के जो हमारे आयु वर्ग के बच्चे हैं, इनके लिए 3rd वेव बहुत ज्यादा हमारे लिए चिंतनीय है। पूरे आइडेंटिफाई किया गया है स्टेट में, लगभग प्रदेश में 18 साल से कम आयु की अगर हम बात करते हैं तो 38,50,000 बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। हमारी यही कोशिश है, हमने 0 से 18 आयु वर्ग की जो संख्या है जिलेवार डाटा बैंक उसका तैयार किया है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर हमारे जो चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, इसके साथ साथ जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी डाटा बैंक तैयार किया गया है। हमारी कोशिश है कि जितने भी 38,50,000 जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, इनको हम ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक की डोज देने के लिए सरकार ने इनका डाटा बैंक तैयार किया है। हमारी यही कोशिश है कि आने वाले समय के लिए ज्यादा से ज्यादा गांव में लोगों का वैक्सीनेशन हो। आरटीपीसीआर, क्योंकि हमको देखना है, इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है। आज की स्थिति बहुत कंट्रोल्ड है, लगभग 100 से भी कम केसेस वर्तमान में कोविड के हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन आगे की दृष्टि को रखते हुए भी जो बाजार भी हम खोल रहे हैं तो उसमें हमने जितने भी पर्यटक उत्तराखंड में, नैनीताल में या अन्य क्षेत्रों में आएंगे उनके लिए आरटीपीसीआर को मैंडेटरी किया है। इसके साथ साथ हमारी यही कोशिश है कि आज भी चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या किसी तरीके के राजनीतिक कार्यक्रम है, इन पे हमने अभी भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो हमारे ऐसी जगह हैं जहां पर भीड़ अक्सर हम देखते हैं कि बढ़ जाती है, ऐसी जगहों पर भी अभी हमने उनको नहीं खोलने के लिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। हमारी यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन जो टेस्ट हैं, इनको हम गांव-गांव करा रहे हैं। लोगों को आइडेंटिफाई करना हमारा मकसद है कि अगर किसी कारणवश किसी गांव में भी कोई आरटीपीसीआर में कोविड केसेस आते हैं, चाहे उनको आइसोलेट करना है, चाहे उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट करना है,
भले ही केसेस कम हो गए, लेकिन इस प्रक्रिया को निरंतर हम जारी रख रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता आने वाले समय के लिए हो। इसके लिए ऑक्सीजन को जनरेशन प्लांट भी हमारे लग रहे हैं। आज की स्थिति अगर हम बात करें तो हमारे पीएससी सीएससी सेंटर्स में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स से लेकर हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनके पास भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से हमने उसके लिए तैयारी की है। निश्चित तौर पर हम सबको विदित है कि अगर कोविड की लड़ाई लड़नी है तो सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी एक नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व है कि इसमें एक सामूहिक अगर हमारा सहयोग होगा, एक सहभागिता होगी, तभी हम निश्चित रूप में इस लड़ाई में जीत सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पुनः सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि हमको ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आज भी करना है। स्थितियां सामान्य हो गई हो, चाहे हमने अपना वैक्सीनेशन लगा लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए कोविड के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी एसओपीज जारी कर रही है सरकार, उसको फॉलो करना है। हमने ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजेशन अपना हाथों का करना है। हमारी यही कोशिश होगी, अगर बहुत आवश्यक है तभी हम बाजार में मूव करें, कहीं पर ऐसी जगहों पे जहां पर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी जाएं, और विशेष रूप से बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की अभी भी वर्तमान में आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल संजीव जी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत सारी बातें आपने की। एक बात सबसे महत्वपूर्ण वहाँ यह है कि नैनीताल जो है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वर्तमान में जो वहाँ के होटलियर्स हैं, जितने भी होटल वाले लोग हैं, और वहाँ पर जो कर्मचारी थे, जो हमारे और भाई बहन थे, उनकी स्थिति आज बड़ी नाजुक है, हम ये कहेंगे बल्कि दयनीय है। ऐसे में उनके लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं कि वो उनको कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे लाभ मिले जिससे जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कुछ तो भरपाई हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह किया था और मैं उनका धन्यवाद भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से कल जो हमारी कोविड केयर की समीक्षा बैठक थी, मैंने उनसे कहा कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और पर्यटक कब आता है? शनिवार और इतवार जो हमारे वीकेंड्स होते हैं उसमें हम देखते हैं अक्सर छुट्टी के लिए लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, अन्य पर्यटन जगहों पे आते हैं। जो हमारी पुरानी एसओपीज जारी हुई थी उसमें शनिवार और इतवार को हमने मार्केट को पूरी तरीके से बंद किया था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमको इसको किसी और डेज पे लाना चाहिए। सैटरडे संडे हमको नैनीताल, मसूरी, जो भी पर्यटक स्थल है इनको खोलना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यटक आएगा और मार्केट बंद होगी, नौकायान वो नहीं कर सकता, घुड़सवारी वो नहीं कर सकता, बाजार वो नहीं घूम सकता, तो ऐसे में हम कहीं भी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कदम लेते हुए आज ही जो एसओपी जारी हुई है, शनिवार इतवार को मार्केट खुलेगा, मंगलवार के दिन बंद होगा। इसके साथ साथ जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो फड़ वाले हों, चाहे नौका वाले हों, चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे घोड़े वाले हों, इन सब के लिए भी हमने डाटा बैंक तैयार किया है। 2 महीने के लिए लगभग 5,000 रुपए की धनराशि के लिए इनकी सूची हमने तैयार कर ली है। उनको 5,000 रुपए महीने के हिसाब से हम उनको देंगे। इसके साथ साथ मैंने अपने क्षेत्र के चाहे जितने नाई हैं, चाहे हमारे धोबी हैं, जितने भी छोटे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इस पैंडेमिक में प्रभावित हुए हैं, उनकी भी हम सूची तैयार कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम उन प्रत्येक परिवार को भी मदद कर सकें। पर्यटन के लिए भी हमने यही कहा है कि जो आरटीपीसीआर है, सारी गाइडलाइंस को हम फॉलो करें, लेकिन मार्केट को खोलना भी बहुत जरूरी है। तो निश्चित तौर पर मैंने इसमें 2 बार बैठक व्यापार मंडल के साथियों से भी करी थी और इस दिशा में अब शनिवार इतवार नैनीताल खुलेगा। और आज आप देखेंगे, आज नैनीताल में पिछले 1 हफ्ते में जब से मार्केट में थोड़ी खोला गया, शिथिलता लाई गई है, तो निश्चित तौर पर पर्यटक फिर से आ रहे हैं, नैनीताल फिर से गुलजार हो रहा है। बिल्कुल है संजीव जी, ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग पलायन जो एक शब्द है लगातार गूंजता रहा है उत्तराखंड में, तो हर बार गूंजता है, लेकिन बहुत सारे लोग अब वापस आए हैं, रिवर्स पलायन हुआ है। उसे लेकर नैनीताल की अगर हम बात करें तो उसे लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं कि वो जो रिवर्स पलायन हुआ है, जो लोग वापस आए हैं, उनके लिए कौन से ऐसे संसाधन है जिससे वो यहाँ रुक सके और अपनी जीविका को चला सकें? जी बिल्कुल, देखिए पलायन निश्चित तौर पर ये जब से उत्तराखंड राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा में यही था कि पलायन को रोकना है और ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। हमने विगत 4 वर्षों में
उत्तराखंड की और विशेष रूप से नैनीताल विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कहें तो हमने लगातार प्रयास किया है। और इन सब के लिए जो हमने सबसे पहली चीज की, जो हमारे महिला समूह हैं, जो हमारे क्लस्टर्स हैं, हमने एग्रीकल्चर फार्मिंग से लेकर, चाहे जिसमें हमारी पहाड़ की पारंपरिक दालें हों, पहाड़ के मसाले हों, पहाड़ के अन्य जैविक उत्पाद हैं जिसमें हम मडुआ कहते हैं, हमारे मसालों की हम बात करते हैं, घौद की दाल की बात करते हैं, राजमा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे, एग्रो बेस्ड हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमने ब्लॉक वार शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा साथी हैं, वो एग्रो बेस्ड फार्मिंग से जुड़ सकते हैं। पलायन रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की नितांत आवश्यकता है। होम स्टे को हमने बढ़ावा दिया है कि अगर छोटे से छोटे हमारे पारंपरिक कुमाऊनी शैली के अगर आवास बनाए जाए तो कहीं ना कहीं हम टूरिस्ट को आकर्षित कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हम एक प्रोसेसिंग यूनिट मसालों की बेटाघाट के लिए हमने प्रोजेक्ट में लाए हैं। संभवतः 1.5 करोड़ की धनराशि अतिशीघ्र उसके लिए मुक्त होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी एस्ट्रो विलेज का प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत कराया है। पियोड़ा में भी हम क्लस्टर हाउसेस बना रहे हैं। रामगढ़ में हमने एप्पल, क्योंकि हमारा सेब बहुत प्रसिद्ध है, तो एप्पल फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए हम एप्पल विलेज के रूप में रामगढ़ को डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पहाड़ में हमारे स्थानीय लोग, जो उनकी खेती है, पारंपरिक खेती, जो मूल रूप से मार्केटिंग के चलते, पैकेजिंग के चलते उनके प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता था, इस पलायन रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको अपनी खेती को भी बचाना होगा। हमें यही कोशिश करनी होगी कि जैविक खेती, पारंपरिक खेती, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हमारी कोशिश हो कि जो हमारे महिला समूह हैं इनको निरंतर हम प्रोत्साहित करें। डेयरी के जो हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, डेयरी के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको हम मार्केटिंग के लिए चैनलाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर पलायन के लिए भविष्य में हमको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है रोकने के लिए। जी बिल्कुल है संजीव जी, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, और खासकर वैक्सीन को लेकर? वैक्सीनेशन के लिए देखिए मेरा पुनः आग्रह है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हम देखते हैं, लोगों के बीच पहुंच जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने देखा कितने गांव में लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और जब उनसे बातचीत हुई तो बताया गया कि लोगों ने एक मिसकंसेप्शन बना हुआ था कि इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, या अन्य प्रकार की चीजों को लोगों ने भ्रामक प्रचार के रूप में अपने बीच लोगों तक पहुंचा दिया गया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं कि वैक्सीन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं हमको 80% सुरक्षित करता है, और इस तरीके की भ्रांतियों से बचने की आवश्यकता है। कहीं से भी किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद लोग कहते हैं हमको 4 दिन 1 हफ्ता बुखार आ गया, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि जिसको अगर बुखार आता है, सिरदर्द आता है, या किसी अन्य प्रकार की परेशानी आती है, तो उनके लिए ये बहुत सुखद है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मतलब उनकी एंटीबॉडीज अच्छी हैं। अगर आपको बुखार आ रहा है, इसके अंदर आपके अंदर प्रतिरोधकता क्षमता है, आपका शरीर उस दवा का रिजल्ट कर रहा है, उस चीज के लिए लड़ रहा है अंदर, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुहिम को गांव तक, दिव्यांगों तक, विकलांगों तक, बुजुर्गों तक, प्रत्येक व्यक्ति तक हमको ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। इस मुहिम में सबके सहयोग की आवश्यकता है। जिनका वैक्सीनेशन हो गया उनको अपने आसपास के, पड़ोस के लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जो लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं करा पाए हैं, जिन कारणों से भी नहीं करा पाए हैं, अब हमने गांव गांव मुहिम शुरू कर दी है। पहले होता था कि सिर्फ रेस्पेक्टिव कलेक्टिव सेंटर्स थे जिन पे वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन आज टीमें बनाई गई हैं न्याय पंचायतवार, और न्याय पंचायत के बाद प्रत्येक गांव को प्रत्येक दिन चयनित किया जा रहा है। गांव में वैक्सीनेशन की टीम पहुंच रही है। एक तरीके से वैक्सीनेशन की टीम गांव में आपके द्वार पहुंच रही है। तो हमारी ये कोशिश हो कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करेंगे, तभी जो 3rd वेव आएगी, निश्चित तौर पर जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे तो निश्चित तौर पर आगे की लड़ाई के लिए हमको और बल मिलेगा। बिल्कुल संजीव जी, आज आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजीव आर्य जी, नैनीताल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, युवा विधायक हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।